हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये लेसन नंबर 2 जो है इट इज़ अबाउट बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1 एंड हम लेसन नंबर 3 में बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी द सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस. After that we'll see about postal services, then we'll see about godown and warehouses, and we'll see about transportation services. So 4 types of business services we are going to see in this chapter. Okay, and in particular in this video we will cover insurance sector. So let's first see an introduction. See, importance of services are increasing in an economy. There is a rise in the facilities and convenience due to services like banking, insurance, postal, storage and transportation, right? So ये services के कारण हमारे facilities और convenience में बहुत फ़र्क पड़ गया है. अब देखो ना, आज बैंकिंग की बात करें तो आप घर बैठे आप कहीं पे भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं. आपको पैसा, you can receive money, send money, do transactions all from your house only. So it is so convenient now. जितना ये सर्विस सेक्टर बढ़ेगा उतना हमें कन्वीनियंस बढ़ जाएगा. सो बेसिकली ये जो सर्विसेज है, नेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्ट, स्टोरेज, इसमें इतना बदलाव आ चुका है कि नाउ दे डोंट ओनली वर्क एज बिजनेस सर्विसेज बट ऑल्सो एज सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज है. तो वो बिजनेस सर्विसेज तो है ही, लेकिन वो सोशल सर्विसेज भी है, फैमिली रिलेटेड सर्विसेज भी है. एंड मॉडर्न एज में, आज का जो जमाना है मॉडर्न एज है, specialities are seen now, different varieties are seen in such services, right? And all of these services now and all these institutions also are interdependent to each other. तो पहले हम इंश्योरेंस आज समझते हैं. व्हाट इज इंश्योरेंस? सो इंश्योरेंस का मीनिंग अगर देखें तो इंश्योरेंस रिफर्स टू दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू विच द इंश्योरी, जिसने इंश्योरेंस लिया, राइट, पेज प्रीमियम, कुछ अमाउंट पे करता है, एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर. इंश्योरर मीन्स जो इंश्योरेंस देता है, यानी वो कंपनी, दैट ही विल बी कंपेंसेटेड एज पर द रिस्क कवर्ड एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस. यानी इंश्योरेंस वापस देख लेते हैं. इंश्योरेंस एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में. कौन सी पार्टी है? इंश्योरी एंड इंश्योरर, राइट. क्या अग्रीमेंट है? द इंश्योरी विल पे प्रीमियम, यानी कुछ अमाउंट पे करेगा, सो फिक्स अमाउंट एज प्रीमियम. उसके बदले में उसको अंडरटेकिंग मिलेगा, यानी एक उसको गारंटी मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरर, द इंश्योरेंस कंपनी, दैट वो इंश्योरी को कंपेंसेशन मिलेगा, वल्तर मिलेगा, एज पर द रिस्क कवर्ड, जो रिस्क है उसका वल्तर मिलेगा, एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस. अगर उसको लॉस हुआ तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा एज पर द रिस्क और एज पर द अमाउंट डिसाइडेड. सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में है, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी. So insurance contract in a written form is known as insurance policy. अब इतना ये याद रखने का कि इंश्योरेंस लेने से रिस्क नहीं निकल जाता है, लेकिन वो इट ओनली कंपेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय दैट रिस्क. मैंने अगर मेरे दुकान का फायर इंश्योरेंस लेके रखा है तो ऐसा नहीं कि अभी इंश्योरेंस लेयर ऑफ आग लगेगा नहीं, वो तो अलग बात है ना. मुझे क्या मिलेगा? अगर आग लगी और मुझे मेरा कोई सामान का नुकसान हुआ तो मुझे मेरा इंश्योरेंस जितना मुझे कंपेंसेशन मिलेगा. सो इंश्योरेंस जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है. बिकॉज सी एक सिंपल या ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजन के अलावा कुछ प्रिंसिपल्स भी, नियम भी उस पर चले गए, कुछ प्रिंसिपल्स भी चलता है. फर्स्ट प्रिंसिपल, वेरी वेरी, सी दीज आंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith.
गुड फेथ मीन्स आपसी फेथ है, विश्वास. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. देखो याद रखना, इट कैनॉट बी मेकिंग प्रॉफिट. मैं प्रॉफिट कमाने के चक्कर से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकूंगा, बिकॉज मुझे इट इज ओनली टू हैव कंपेंसेशन फॉर लॉस, फाइनेंशियल लॉस. आर्थिक नुकसान का वलतर कंपेंसेशन लेने के लिए मैं आई कैन टेक कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉफिट कमाने के लिए आई कैन नॉट टेक कॉन्ट्रैक्ट. सो द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज अ सोशल कॉन्सेप्ट. सो द पार्टीज जो है, दो पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योरी, दे शुड हैव म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ इन ईच अदर. सो जब कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे, जब आप एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, यानी जब इंश्योरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहा है और इंश्योरर उसको वैलिडेट करके एक्सेप्ट कर रहा है, बोथ पार्टीज शुड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट. अगर पॉलिसी लेते वक्त अगर इंफॉर्मेशन मांगा भी नहीं गया हो, लेट्स से वो इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगा है बाय एनी चांस, फिर भी या अगर आपको लगता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन देना आपकी जवाबदारी बनती है. राइट. सो इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन. अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. लेट अस से आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे, एंड हेल्थ इंश्योरेंस में क्लॉज एक कॉलम है, इसमें पूछा है कि क्या आप अल्कोहल लेते हैं, और आप अल्कोहल लेते हैं, लेकिन लेट्स से आप रेगुलर हर रोज नहीं लेते, लेकिन आप महीने में 4 बार लेते हैं. सो यू शुड मेंशन, यू कैन नॉट से आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल. दैट्स अ रॉन्ग थिंग. यू शुड मेंशन आई ड्रिंक अल्कोहल sometimes, or I sometimes drink alcohol, or you can mention around 3 to 4 times a month I drink a little bit of alcohol. तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा. नहीं किया तो वो फ्रॉड होगा, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको कुछ अल्कोहल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, तो कंपनी में से सॉरी आपको हम नहीं देंगे, बिकॉज आपने तो लिखा था कि आप अल्कोहल नहीं लेते. सो वेन एवर इट कम्स टू बी नोन दैट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रोकन, देखो आपका भोपाल बाहर आया तो इंश्योरेंस अग्रीमेंट और पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड मीन्स कैंसल्ड. अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया या अधूरी इंफॉर्मेशन दिया, तो द कंपनी में से सॉरी आपने अग्रीमेंट तोड़ दिया है, आपने हमारा अग्रीमेंट तोड़ा है, अपना गुड फेथ तोड़ा है, सो ये पॉलिसी नल एंड वॉइड है. एंड इंश्योरी कैन नॉट इवन गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड. आपने जो इतने साल पैसा पे किया ना प्रीमियम, वो भी आपको नहीं मिलेगा. प्लस ही लूजेज द राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क. आपको वल्टर भी नहीं मिलेगा, यानी आपका डबल खोने का होगा. तो जब आप पॉलिसी ले रहे हो, प्लीज सी ऑल द डिटेल्स, एंड जो डिटेल है वो आप ध्यान से भर लेना. राइट. बिकॉज जब आप कंपेंसेशन लेने जाएंगे तब वो कंपनी वाला दिखेगा, आपका लूप होल निकालेगा. लेते वक्त नहीं करेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहेंगे, लास्ट में वो पे नहीं कर, आपको कंपेंसेशन नहीं देगा. सो व्हेन यू टेक अ पॉलिसी, इट शुड बी इन अटमोस्ट गुड फेथ. आपको सारा इंफॉर्मेशन देना चाहिए. बाद में वो उसके हाथ में है, उसको देना है या नहीं देना है. सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. सी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय इंश्योरी. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. मीन्स सिर्फ लॉस भरपाई, आपको प्रॉफिट नहीं. This principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insuree in the event of loss incurred. Let's say मैंने बाइक लिया, अभी 70,000 का बाइक है, या चलो 1 लाख का मैंने बाइक लिया, एवेंजर लिया, मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है. अब लेट्स से बाइक कोई कुछ जगह पे बिल्डिंग के नीचे रखी थी और बिल्डिंग गिर गया बाइक के ऊपर और पूरी बाइक का कचुम्बर हो गया. तो मुझे अभी मेरा बाइक का लॉस का मुझे 1 लाख रुपया तक ही मिलेगा. राइट. आई विल नॉट गेट 1 रुपी मोर. आई कैन नॉट से मेरा बहुत प्यारी बाइक थी, आई लव दिस बाइक सो मच कि उसका लव का वैल्यू भी इस पर एड है, यानी मुझे 1.25 लाख रुपया चाहिए. नॉट पॉसिबल. आपको 1 लाख तक ही मिलेगा. ओके. अगर मैंने इंश्योरेंस 70,000 का लिया था, भले 1 लाख की बाइक है, तो मुझे 70,000 ही मिलेगा. नॉट मोर. इनफैक्ट 70,000 भी नहीं मिलेगा, हम आगे देखेंगे. सो कंपनी विल डिसाइड कि कितना पेमेंट मिलेगा. एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कंपेंसेशन
फॉर द लॉस ही कैनॉट अर्न प्रॉफिट. 2 लाख का सामान पे 2 लाख ही मिलेगा आपको, कभी भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता है. इन अदर वर्ड्स आपको एडिशनल अमाउंट नहीं मिल सकता है ओवर द लॉस इनकर्ड. हाँ, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस में वी कैन नॉट से कि आदमी को इतना ही मिलेगा या उतना ही लॉस, कम लॉस हुआ, बिकॉज आदमी मर गया तो पूरा ही मर गया ना, आधा तो कोई मरता नहीं है. यार वी कैन नॉट से वो 80% मर गया तो 80% ही कंपनी पैसा देगा, ऐसा नहीं ना. लाइफ इंश्योरेंस में जो फुल कवर है वो आपको मिलना चाहिए. अब if an insurer takes a policy for a product at a lower value than the original price, it is implied that he will proportionately get the lesser amount and a part of the loss will be have to be borne by him. यानी अगर let's say 1 लाख रुपया की चीज़ है, right, and अगर मैंने 70% इंश्योरेंस लिया, यानी मैंने 70,000 का इंश्योरेंस लिया, तो मुझे सिर्फ 70% का इंश्योरेंस मिलेगा. मीनिंग अगर मेरा 80,000 का लॉस हुआ वो बाइक में, तो मुझे 70,000 नहीं मिलेगा, मुझे 56,000 ही मिलेगा, यानी 80,000 का 70%, बिकॉज मैंने 1 लाख का 70,000 लिया था, यानी 70% इंश्योरेंस लिया था. सो लेट्स टेक 3 एग्जांपल्स. इफ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख, 3 लाख का पॉलिसी लिया है, बट द ओरिजिनल वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, देन इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोडक्ट इंश्योरी को सिर्फ 3 लाख मिलेगा. सी पॉलिसी 3 लाख का है ना, तो आपका प्रोडक्ट 5 लाख का है, तो आपने कम लिया तो आपको लॉस 5 लाख का हुआ है, लेकिन पॉलिसी 3 लाख का है तो आपको 3 लाख मिलेगा. बट व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 5 लाख, अभी देखो 5 लाख का वैल्यू है और इंश्योरी ने सिर्फ 3 लाख का इंश्योर किया है, राइट, एंड डैमेज 2 लाख का हुआ है, 3 लाख का नहीं हुआ है. देखो डैमेज 2 लाख का हुआ है, तो आपको 2 लाख का 60% मिलेगा, यानी 1,20,000 ही मिलेगा. बिकॉज 5 लाख पे आपने 3 लाख का इंश्योरेंस यानी 60% लिया था ना, तो 2 लाख का डैमेज पे आपको 60% ही मिलेगा. दैट्स अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द पर्सन. उसने अगर 5 लाख का प्रोडक्ट पे अगर ये इंश्योर फॉर 5 लाख, तो उसको पूरा अमाउंट मिलता. नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 5 लाख, अभी देखो 5 लाख का वैल्यू है और उसने 5 लाख का फुल अमाउंट इंश्योर किया है, तो डैमेज के वक्त उसको फुल 5 लाख मिलेगा. 5 लाख का डैमेज हो तो 5 लाख मिलेगा, 3 लाख का डैमेज हो 3 लाख मिलेगा. जितना डैमेज है उतना उसको मिलेगा, बिकॉज इंश्योरेंस उसका 100% लिया है. ओके, ये सेकंड प्रिंसिपल हुआ. थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मीनिंग द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड. एग्जाम्पल अगर ले तो घर का मालिक का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अपने घर में, तो वो इंश्योरेंस ले सकता है अपना घर का. लेकिन जो भारुआट है, टेनेंट है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है वो फ्लैट में, तो भारुआट वो जो भारुआट की फ्लैट का इंश्योरेंस नहीं ले सकता है. और इन अदर वर्ड्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैं मेरी लाइफ का इंश्योरेंस ले सकता हूं, बट आई कैन नॉट टेक द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ माई फ्रेंड. वरना प्रॉब्लम क्या आएगा, मैंने मेरे फ्रेंड के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लिया, पेएबल टू मी, अगर मेरा फ्रेंड मर जाएगा तो मेरा फायदा होगा, ऐसा नहीं चलता है. यानी मैं तो कुछ भी करके उसको मारूंगा, मैं धीमे धीमे उसको कुछ करके उसको जल्दी मारूंगा ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की लेने के लिए, तो ये नहीं चले. इसलिए पर्सन शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द पॉलिसी इज टेकिंग. सो आई कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ, राइट. देन द प्रिंसिपल ऑफ subrogation. When a policy is taken for an insurable product and if it is fully damaged, and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product's ownership now will be with the insurance company. यानी मेरी अगर 1 लाख की बाइक अगर ऐसे जल गई, राइट, और मैंने एक इंश्योरेंस क्लेम किया, तो मेरी कंपनी मुझे 1 लाख का कंपेंसेशन वापस दे देगा, पूरी बाइक का कीमत मुझे दे देगी. अब वो बाइक कंपनी ले लेगी, अब मेरे पास नहीं रहेगी, बिकॉज कंपनी हैज पेड द डैमेज टू मी. आई कैन नॉट टेक द मनी एंड ऑल्सो द बाइक, राइट, ये नहीं चलेगा. दूसरा एक चीज़ है कि अगर मैंने बाइक आज नहीं ली, तो लेट्स से 1 लाख की बाइक आज उसकी कीमत 1 लाख है, लेकिन 1 साल बाद मैं इंश्योरेंस लेने गया तो कंपनी बोलेगी कि नहीं, उसका 20% डेप्रिसिएशन हो गया है, तो 1 साल बाद मुझे 80,000 का ही इंश्योरेंस मिलेगा, 2 साल बाद मुझे 60% का ही इंश्योरेंस मिलेगा, 5 साल तक ही मुझे मिलेगा,
36 साल से मुझे इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये कंपनी के हिसाब से वो वैल्यू अभी डेप्रिशिएट हो गया है, जीरो हो गया है. हाँ, सबरोगेशन का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आदमी मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसके घर वाले को कंपेंसेशन दे दिया, अब वो बोला अभी उसकी बॉडी हमारी, अब उसको हम उसका लीवर को बेच के, आँख को बेच के हम पैसा कमा लेंगे. ऐसा नॉट पॉसिबल. तो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है. ऑलराइट, सो वी डिड द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. अगेन देखो, प्रिंसिपल नंबर 3 एंड प्रिंसिपल नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर्स. ओके, now we do a new topic called types of insurance. So there are normally two types of insurance: life insurance and general insurance, यानी non life insurance, right? Life insurance के दो मेन प्रकार है, और भी प्रकार है. One is whole life insurance and second is endowment insurance. General insurance बहुत सारे प्रकार के हैं. We'll talk of goods and transportation insurance, fire insurance and general other में देखो बहुत सारे हैं. Insurance against loss, health insurance, insurance against theft, animal insurance, group insurance, sport insurance, vehicle insurance, third party insurance, credit insurance, insurance of loyalty against fraud, accident insurance, insurance against natural calamities, employees compensation insurance, employee compensation insurance, right? ये सब अलग अलग प्रकार का other insurance है. चलो, let's talk of life insurance first. Life insurance के दो कैटेगरी, whole life insurance and endowment insurance. Whole life insurance means when a person who is insured dies, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance. यानी मैं जब तक जिंदा हूं मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन जीते जी मुझे वो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं. मरने के बाद मेरे बच्चे को मिलेगा या मेरी वाइफ को मिलेगा. आफ्टर आई डाई मेरे हेयर, मैं जो हायर है, हेयर मीन्स मेरे वारस, उसको मिलेगा, लीगल हायर. तो मैंने नॉमिनी में मेरे वाइफ का नाम लिखा है तो उसको मिलेगा. मैं अगर बच्चे का नाम लिखा है तो उसको मिलेगा. अगर वाइफ का नाम लिखा था लेकिन वाइफ भी मर गई तो नेक्स्ट इन लाइन माई चाइल्ड, उसको मिलेगा. तो आफ्टर माई डेथ आई डोंट गेट, सॉरी, माई हेयर्स विल गेट द पॉलिसी. सो द इंश्योरर जो है वो पीरियोडिकली प्रीमियम पे करेगा, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, जैसे डिसाइडेड है वो प्रीमियम पे करेगा. और वो थ्रू आउट हिज लाइफ पे करेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक पे करेगा, ताकि उसके मरने के बाद उसके फैमिली वाले को फायदा हो, उसकी फैमिली वाले सिक्योर हो जाए. तो दिस इज टाइप ऑफ सिक्योरिटी ना. किसकी सिक्योरिटी? खुद की नहीं, उसके फैमिली की. ओके, यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा कम होगा. सो लाइफ प्रेशियस है एंड यहाँ पे लाइफ पे कोई कीमत डिसाइड नहीं हो सकता. यानी कंपनी कैन नॉट से, इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट से आपकी लाइफ पे हम इतना ही देंगे या इतना इंश्योरेंस पे हम इतना ही देंगे. अपीयर द इंश्योरी, जो जिसने इंश्योरेंस लिया, ही डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम. वो अगर महीने में या साल में 1 लाख रुपए पे कर सकता है तो वो 1 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी लेगा. अगर उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो वो 50,000 लेगा, 10,000 लेगा, उसकी मर्जी, राइट. He can pay 10 lakh rupees a month, a year. We can take that insurance policy up to him, right? So principle of indemnity cannot be applied at the time of death of an insuree. Full amount they pay करना पड़ेगा, right? And if the death is not unnatural, देखो ये condition है, clause है, death is not unnatural, then insurance company has to give the full amount as per the contract to the heir of the deceased. Not unnatural. Suicide unnatural है. Suicide is unnatural. I cannot take a policy of 10 crore rupees and then commit suicide and then expect my family को मिलेगा. नहीं, ये नहीं चलेगा. ये तो प्लान हो गया ना, आपने कंपनी को चीट किया, ऐसा होता है ना. वरना बहुत लोग ऐसे ही करेंगे यार. उनको लगता है कि अभी यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो मेरे फैमिली वाले करो, मैं कुछ अच्छा देखे जाऊँ, तो वो बड़ी पॉलिसी लेके दे विल कमिट सुइसाइड या मर्डर किसी का करना, तो वो अननेचुरल है, राइट. फैमिली का मर्डर करके पॉलिसी लेना है, लाइक वाइफ ने हस्बैंड को मार के बाद में हस्बैंड की पॉलिसी लेना चाहा तो वो नहीं चलेगा. देन वी हैव एंडोमेंट इंश्योरेंस. व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू पे द पॉलिसी अमाउंट टू द इंश्योरी, खुद को, एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, टू हिम और टू द लीगल हायर इन इवेंट ऑफ हिज डेथ, इट इज कॉल्ड एंडोमेंट इंश्योरेंस. यानी ये रिटायरमेंट के लिए काम लगता है ना, कि आदमी 30 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में पॉलिसी ले लिया एंड ही विल थिंक 65 में मैं रिटायर होने वाला हूँ, तब मुझे चाहिएगा पैसा.
तो वो 65 एज तक वो पेमेंट पे करता रहेगा, प्रीमियम पे करेगा, प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो पे करेगा पीरियोडिकली टिल द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी, यानी 65 एज तक उसने पॉलिसी लिया है तो टिल ही 65 ईयर्स ऑफ एज ही विल कीप ऑन पेइंग द प्रीमियम. आफ्टर 65 उसको प्रीमियम पे करने की कोई जरूरत नहीं, वो पूरा अमाउंट जो जमा हो गया है विथ इंटरेस्ट जो कंपनी ने ग्रो किया है वो उसको उपार के वो आराम से रिटायर हो सकता है. हाँ, अगर वो से वो पहले मर गया, वो 55 में मर गया, तो उसके बाद उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 55 में ही डाइज, तो पॉलिसी एंड हो गया एंड उसके हायर को तुरंत जो अमाउंट जमा है वो सब मिल जाएगा. तो वो एंडोमेंट इंश्योरेंस, दैट इज फॉर मेनली फॉर रिटायरमेंट, राइट. तो एंडोमेंट इज फॉर retirement planning, right? Retirement planning. And whole life insurance is for security. किसकी security? Family. In case you die, okay? Now general insurance की बात करें तो there are 3 types of general insurance: goods and transport insurance, fire insurance and other forms of insurance. Goods and transport में अगेन सी गुड्स सामान बिजनेस में तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना ही पड़ता है, राइट. और देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ फुल और पार्शियल डैमेज और लॉस टू द गुड्स. सो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है ऐसे रिस्क को कवर करती है. अगेन वी कैन कैटेगराइज इनटू मरीन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस एंड रेल इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट बहुत इकोनॉमिकल है लेकिन रिस्की भी है और स्लो भी है. तो 18th सेंचुरी में सी रूट का ट्रैवल बहुत बढ़ गया, सी रूट का ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ गया, लेकिन वो रिस्की था. तो ऐसे करके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने उसका ये फील्ड में आया कि वो कंपनी का इंश्योरेंस देने लगे. तो लॉयड्स करके जो कंपनी है लंदन की, वो फर्स्ट कंपनी थी जिसे मरीन इंश्योरेंस देना चालू किया. और वो एक कंपनी 325 ईयर्स से अभी भी चालू है एंड अभी भी वो उसकी लॉयल्टी की इमेज मेंटेन की है, यानी अभी भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मानी जाती है मरीन इंश्योरेंस में, एंड अभी भी वो बल्कि बिगेस्ट कंपनी है ऑल्सो. सेकंड है एयर इंश्योरेंस. सी अभी एयर ट्रैवल काफ़ी बढ़ गया है, सामान का भी आप बहुत ट्रैवल एयर से भेज रहे हैं, लेकिन वो कॉस्टली है एंड रिस्की भी है ना. तो हाईली वैल्यूएबल गुड्स एंड लाइट वेट गुड्स, ऐसी चीज़ को ही हम एयर से ट्रांसपोर्ट करते हैं. इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई होगा, मरीन के मुकाबले उसका प्रीमियम हायर होगा कंपेयर टू मरीन एंड रेल रोड इंश्योरेंस. एंड रेल इंश्योरेंस जो है या रोड इंश्योरेंस दोनों मिलके एक कॉमन है, रेल एंड रोड इंश्योरेंस. अगेन थेफ्ट, डेकॉइटी, डैमेज को कवर करेगा, आपका सामान का प्रोटेक्शन देगा. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सामान जाना चाहिए, बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो वो इंश्योरेंस आपको क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस. इन केस ऑफ फायर आपको पार्शियल लॉस हो सकता है, राइट, या फुल लॉस हो सकता है टू योर प्रॉपर्टी और टू योर एसेट्स ड्यूरिंग फायर. तब आपको फायर लॉस मिलता है, लेकिन प्री डिसाइडेड अमाउंट ही मिलेगा प्रीमियम के हिसाब से, राइट. अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी मैं मेरी दुकान का फायर इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मेरे बाजू वाले की दुकान का फायर इंश्योरेंस मैं नहीं ले सकता हूँ. एंड कंपेंसेशन कितना मिलेगा? सिर्फ इक्विवेलेंट टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. यानी इंश्योरेंस का जो एडवाइजर है, यानी उसको सर्वेयर बोलते हैं, इंश्योरेंस सर्वेयर, द सर्वेयर विल कम एंड सर्वेयर आपका लॉस को एसेस करेगा, राइट. ही एसेसेस लॉस और वो रिपोर्ट पे फिल करेगा और उसके हिसाब से आपको डैमेज मिलेगा, आपको कंपेंसेशन मिलेगा डैमेज का. अदर इंश्योरेंस हमने आगे बात किया कि अलग अलग प्रकार का इंश्योरेंस जो था, राइट, डिफरेंट अबाउट इंश्योरेंस आर टेकन. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंश्योरेंस, राइट, मेडिक्लेम बोलते हैं उसको. तो मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस इज टू कंपेंसेट फॉर द ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by a person in the event of any health problem as against a periodical premium paid by an insuree to an insurance company. यानी ऐसे मेडिक्लेम जनरल इंश्योरेंस में आता है एंड इंश्योरी जो है कुछ अमाउंट का मेडिक्लेम ले लेगा. जैसे से मैंने 4 लाख का मेडिक्लेम लिया, मीनिंग अभी आई पे प्रीमियम, लेट्स से एवरी ईयर में 15,000 रुपया प्रीमियम पे करता हूँ.
बदले में मुझे 4 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। अब अगर मैं बीमार नहीं पड़ा या हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ तो वो 15,000 मेरा गया। आई कैनॉट वापस भविष्य में नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एवरी ईयर टू ईयर ट्रांजेक्शन ओवर 12 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ परचेस ऑफ इंश्योरेंस मुझे मिलता है। लेकिन साल में कभी भी मैं अगर बीमार पड़ के हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो मेरा जो हॉस्पिटल बिल आया, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंपनी, जो मुझे कंपनी के लॉज में, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट में मुझे देख लेने का, मुझे वो कंपेंसेशन मिलेगा। यानी लेकिन कितना मिलेगा? 4 लाख रुपया तक ही, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 4 लाख तक ही मुझे मिलेगा। अलग अलग प्रोसीजर के लिए कंपनी विल से कि ये हम इतना ही देंगे, अपर लिमिट इतना देंगे, तो मुझे अपर लिमिट उतना ही मिलेगा। तो जो कंपनी के नियम है उसके हिसाब से मुझे मिलेगा। बट आई विल सिक्योर माई सेल्फ अगेंस्ट इलनेस। बहुत काम की चीज़ है, राइट? बिकॉज कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत खर्चा आ गया है, या आप बीमार पड़ गए तो खर्चा बहुत आया और आपका सेविंग पूरा जा सकता है। ये इंश्योरेंस आपको एटलीस्ट वो समय में हेल्प करेगा। सो नाउ वी सॉ अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इंडिया में इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में था। ब्रिटिश के टाइम में इंश्योरेंस वॉज इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज उसको संभालती थी। लेकिन देवर काफ़ी ब्लेम आते थे, काफ़ी कंप्लेन आते थे फॉर प्रैक्टिसिंग इलेजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस। उनका चीटिंग बहुत होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस पास करके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप ऑन कब? 19 जनवरी 1956। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मोनोपोली इंडिया में सेट हो गई एंड 1991 तक ये मोनोपोली चलती रही। सेम वे जनरल इंश्योरेंस जो था वो भी ब्रिटिशर्स लाए थे, उसमें वो भी प्राइवेट सेक्टर में था। स्लोली गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस स्लोली लाए एंड 1 जनवरी 1973 को उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया ऑन द बेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972। तो लाइफ इंश्योरेंस को 56 में नेशनलाइज किया गया एंड जनरल इंश्योरेंस को 1973 में बाय द एक्ट ऑफ 1972 उसको नेशनलाइज कर दिया गया। एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे दो कंपनीज गवर्नमेंट की थी जो जनरल इंश्योरेंस संभालती थी। कौन से थे? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंश्योरेंस सेक्टर को संभालने के लिए, देखने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की कॉल्ड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉल्ड IRDA इन शॉर्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसको 1991 में सेटअप किया। क्यों? बिकॉज 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन का जमाना चालू हुआ एंड प्राइवेटाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ने काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में भी अभी कंपनीज को वापस इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया। सो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक कॉमन बॉडी चाहिए था, इसलिए IRDA वाज सेटअप। तो IRDA जो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, IRDA का शॉर्ट नोट इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ सुप्रीम ऑटोनोमस एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। वो ऑटोनोमस है, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है, मेन बॉडी है, लीगल सेटअप है, विच मैनेजेस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। The IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to private insurance companies and to foreign insurance companies to the extent of 26%. Starting में 1999 में 26% investment of foreign sector, foreign companies was allowed. 2015 में उसमें amendment करके 49% कर दिया गया अभी. So insurance companies now, foreign insurance companies, देखो foreign वाली insurance companies can invest directly in the Indian insurance companies up to 49%. देखो Indian insurance companies में, not in the Indian insurance market. यानी कोई भी नेशनल, लाइक अभी देखो भारती एक्सा, तो एक्सा जो है AXA वो फॉरेन कंपनी है और भारती इंडियन कंपनी है, राइट? HDFC अर्गो, तो HDFC इंडियन कंपनी है और अर्गो इज अ फॉरेन कंपनी। तो अर्गो या एक्सा 49% तक दे कैन ओन इन दैट भारती एक्सा का जो जॉइंट वेंचर में 49% पैसा वो लगा सकते हैं एंड 51% ओनरशिप भारती का होगा।
गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया है 2 3 साल पहले. अब कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में डायरेक्टली भी अभी दे कैन लॉन्च देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी विदाउट इंडियन पार्टनर ऑल्सो. सो फॉरेन द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिसी होल्डर्स गेट मोर चॉइस बिकॉज बहुत सारी कंपनी आएंगी मार्केट में. इट प्रोमोट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज. सो उनका सर्विस इंप्रूव होगा, प्रीमियम भी लो हो जाएगा. नहीं, ज़्यादा कंपनी आएंगी तो चॉइस मिलेगा, एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन मिलेगा कंपनीज का, ताकि सर्विस भी उनका अच्छा होगा एंड प्रीमियम भी वो लो करेंगे. देन वी कैन मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी. लोग इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, पॉलिसीज लेंगे तो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. वो इंश्योरेंस कंपनीज वो पैसा वापस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी. देन टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग इंश्योरेंस कंपनीज, बिकॉज वो रेगुलेशन करेगा ना, वो लॉस पास करेगा, वो लॉ के हिसाब से कंपनीज को काम करना पड़ेगा. एंड टू क्रिएट द मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल. इंश्योरी का जो कंप्लेंट्स है उसका रिड्रेसल, उसकी हैंडलिंग का, सॉल्विंग का मैकेनिज्म क्रिएट होगा बाय IRDA. तो ये उसके सब उसके पॉलिसी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे IRD का. प्लीज लर्न दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस. अब पोस्टल सर्विसेज का टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.